Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. And today we will going to discuss about chapter 5 Ecology and Environment. आज हम पढ़ने वाले हैं एशियन इंडियन हिस्ट्री जो आर एस शर्मा के द्वारा लिखी गई है और ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है, ओल्ड एनसीईआरटी है। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, जो ऑक्सफोर्ड का जो पब्लिकेशन है उसी के अंदर आपको ये चैप्टर मिलेगा। चैप्टर 5 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो वीडियो आपको हमारे साथ एंड तक देखनी है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आपके यहाँ से सभी डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। In contemporary times, growing industrialization with explosive population growth in several countries has highlighted the problem of protecting the natural environment, such as plant, animal, water resource, soil matters on a world scale. ठीक है, तो ये कहा गया है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है वो लगने लगी और जो पॉपुलेशन थी आपको पता है वो भी फिर बढ़ने लगी। हैज़ हाईलाइटेड द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम थी कौन सी? जैसे कि हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट पे जो इसके बैड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे थे, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, वाटर रिसोर्सेज पर, सॉइल, मेटल, इंडस्ट्री की वजह से और बढ़ती हुई आबादी की वजह से ये सारी ही चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन पॉपुलेशन आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से करते हैं हम सबको पता है। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे, उनको रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो इसलिए वो फॉरेस्ट को काटेंगे, खाने के लिए उनको खाना चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो कंज्यूम होगी। तो इसीलिए आपस में नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं और यही आगे चल के प्रॉब्लम डिस्क्राइब करती है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की। इकोलॉजी जो टर्म है इसको कॉइन किया गया था 1869 में और पहले ये जो टॉपिक था इकोलॉजी ये साइंस के अंडर ही आता था, लेकिन बाद में इसको अलग से एक सब्जेक्ट बनाया गया। तो टिल रिसेंट टाइम इट वॉज ट्रीटेड एज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और किसके अंदर आता था, बायोलॉजी। लेकिन अब इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया गया है इकोलॉजी को, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर बहुत कुछ है और वो अब ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया गया है जिससे कि हर कोई इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ सके। काफ़ी हद तक ये वैसे बायोलॉजी से कनेक्ट करती है। दिस सब्जेक्ट डील विद द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें आपस में डिस्कस की जाती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग। इन तीनों का ही जो इंटरेक्शन होता है आपस में, किस तरह जो ह्यूमन बीइंग है वो प्लांट्स पे डिपेंड है, जो प्लांट्स है वो एनिमल और प्लांट्स में क्या कनेक्शन है और एनिमल और ह्यूमन बीइंग में क्या कनेक्शन है। तो ये सारी ही चीज़ें हमें इकोलॉजी के अंदर पढ़ने के लिए मिलती हैं। जैसे जैसे जो ह्यूमंस है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, फूड की, शेल्टर की, ट्रांसपोर्ट की जो ज़रूरत है वो भी सामने आती जा रही हैं। पुराने समय में होता क्या था, जो ह्यूमंस थे वो वाइल्ड प्रोड्यूस पर, बर्ड्स की हंटिंग करते थे, एनिमल्स की हंटिंग करते थे, इन पे डिपेंड होते थे। लेकिन उस समय जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी वो भी बहुत कम थी। However, in the industrial age, the relation of human with plants and animal has undergone a fundamental change. Now many living organisms are preserved through human efforts. देखिए उस समय कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, तो उसके अंदर एक इंडस्ट्री और फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर इंडस्ट्री और फैक्ट्री से जिस भी तरह का कोई वेस्ट निकलता है उससे किसी तरह का कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं होता था, जो गैसेस निकलती हैं उनसे किसी भी तरह का कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होता था। तो इसलिए पुराने समय में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद चीज़ों में बहुत बदलाव आए हैं और उसका अगर हमें बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से अच्छी हुई हैं, वर्ल्ड में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, तो उसके साथ बहुत सारे हमें उसके डिसएडवांटेज भी देखने के लिए मिलती हैं, उससे बहुत सारे नुकसान भी देखे गए हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री से ही हमें सब कुछ आगे हम फ्यूचर तक का प्लान कर सकते हैं। तो हमें अपने इतिहास से लेके अपने प्रेजेंट टाइम और उसका फ्यूचर तक का हमें सब पता चल जाता है अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एडवांस। इन्वायरमेंट का मतलब हम सभी को पता है, हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग है और उस सराउंडिंग में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं और जो मैनमेड चीज़ें हैं वो सभी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। नेचुरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है, जिस पर हमारे एनिमल्स, प्लांट्स और हम लोग भी खुद डिपेंड होते हैं। नेचुरल और मैनमेड दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं और दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अ मैनमेड इन्वायरमेंट सिग्निफाई फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सच एज रोड, ब्रिजेस, डैम्स और बहुत तरह के और दूसरे स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होते हैं मैनमेड। क्योंकि देखिए फूड, एक फ्रूट हमें मिल सकता है और भी जो फूड मिल सकता है, लेकिन उसको किस तरह से बना के खाना है, कंज्यूम करना है। शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़,
रोड हो गई, ब्रिज हो गई, ये सब चीज़ें तो वो हैं जो हमें खुद बनानी पड़ेंगी। तो इसलिए ये क्या है, ये मैन मेड है, खुद से नहीं बनती है, ये आपकी मैन मेड है। ओके। द इन्वायरमेंट ऑल्सो इंक्लूड रूरल, अर्बन, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। ओके। तो आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें आपके जो गांव, शहर, दूसरे सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जो लोग रह रहे हैं उनका कल्चर, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन, ये सभी आपकी उस इन्वायरमेंट में आती है। तो मतलब आप ये समझ लो कि आप कहीं पर भी हो और उसके आसपास जो भी चेंजेस चल रहे हैं वो चाहे मैन मेड है, नेचुरल है, किसी भी तरह कोई रूरल, अर्बन, सोशो इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल कंडीशन, किसी भी तरह की कोई भी स्थिति, कोई भी अवस्था है, वो सभी आपकी इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। इन्वायरमेंट हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन ह्यूमन एफर्ट्स, बट इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म फॉर ह्यूमन एफर्ट अफेक्टिंग द नेचुरल सराउंडिंग। तो इसीलिए फ़र्क पड़ता है, अगर आप इन्वायरमेंट के साथ कुछ करते हो या इन्वायरमेंट भी अगर आपके साथ कुछ करता है, मतलब वो ये हो गया जैसे कि बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाती है, तो दोनों का ही जो इफेक्ट आपको देखने के लिए पड़ता है। ठीक है। और इन्वायरमेंट को जो भी चीज़ें हैं उसको यूज़ करने के लिए भी ह्यूमंस को कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आपके पास वो खुद चल के नहीं आएंगी। दस, डिफॉरेस्टेशन फॉलोड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स लेड टू द लार्ज सेटलमेंट। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन भी किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है? जंगलों को काट के उनको खेतों में तब्दील किया जा रहा है, जिससे कि वो उस पर जो सीरियल्स हैं उनको उगा सके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीरियल्स ज़्यादा चाहिए, उसका प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना होगा, तो इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। और दूसरी तरफ चेंज इन क्लाइमेट, रिवर कॉर्सेज लेड टू द डेजर्टेशन ऑफ सम सेटलमेंट एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, जो रिवर्स है उन्होंने अपनी दिशा बदल ली है, तो बहुत सारी जगह ऐसी है जो बंजर होती जा रही हैं। तो वहाँ से भी जो सेटलमेंट है वो वहाँ पर फिर क्यों रहेंगी, जब उनको वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, वहाँ का जो आसपास का एरिया है उस पर वो खेती नहीं कर सकते, तो वो भी क्या करना शुरू कर देते हैं, माइग्रेशन करना शुरू कर देते हैं। तो देयर हैव बीन नो मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस सिंस 9000 BC on a world scale. There have been some important regional variation. Thus, many scholars of Asian climate hold that extreme aridity and freezing temperature prevailed in Central Asia. देखिए कुछ लोग अभी 9000 BC से पहले कोई भी किसी भी तरह के कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस क्लाइमेटिक जो से होते आते हैं, लेकिन 9000 से पहले किसी भी तरह के कोई क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं देखे गए, मतलब जो एक कांस्टेंट चलता आ रहा है वही था। लेकिन कुछ एरिया देखिए जो इसमें दिखा रखे हैं, जैसे सेंट्रल एशिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर था और बहुत ज़्यादा एरिडिटी थी। ठीक है ना, कि मतलब ना कोई आपकी फसल वगैरह हो सकती है, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम था वहाँ का, फ्रीजिंग टेम्परेचर। इन द थर्ड और द सेकेंड जो मिलेनियम BC था, उस समय की बात हो रही है। तो होता क्या है, इट वॉज बिटरली कोल्ड एंड दिस कंपेल्ड मैनी पीपल ऑफ साउथ सेंट्रल एशिया टू मूव टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए जो सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ठंडी, और इंडिया का आपको पता है यहाँ पर हिमालय है, तो इसीलिए जो हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड विंड्स है, वो हमारे भारत तक नहीं आ पाती हैं, क्योंकि बीच में हिमालय आ जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि उन सर्द जो ये ठंडी जो हवाएं चल रही थी, इन्हीं की वजह से जो सेंट्रल एशिया में रह रहे जो लोग थे उनको एक अब ऐसा लैंड चाहिए था जहाँ पर उनको मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पर ठंड ना पड़ती हो, उनको थोड़ा एक हॉट वेदर चाहिए था, इसलिए वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए, क्योंकि वो थोड़ा कम ठंडा था उस समय। दिस माइग्रेशन इज एट्रीब्यूटेड टू द स्पीकर ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज एंड द ऋग्वैदिक पीपल। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंडो आर्यन जो लैंग्वेज जो लोग बोलते थे या जो ऋग्वैदिक पीपल थे, वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि शायद वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, है ना, वहाँ पर कोई फसल नहीं हो सकती थी, तो इसीलिए उन लोगों को ऐसी ज़मीन की तलाश थी कि जहाँ पर थोड़ा कम ठंड हो और वो अपनी जो फसल वगैरह है उसको अच्छे से उगा सकें। वी कैनॉट थिंक ऑफ ह्यूमन एडवांस इन एशियन टाइम विदाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बिना आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके आप ह्यूमन एडवांस कर ही नहीं सकते। और इसीलिए जो एशियन टाइम था, हम ये नहीं सोच सकते कि जो एशियन जो पीपल थे उन्होंने किसी तरह की कोई नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट नहीं किया है, क्योंकि आपको कुछ भी एडवांसमेंट करनी है, आप मान के चलो कि आपको चलो एक सोफ़ा सेट ही बनाना है बैठने के लिए, अब तक आप ज़मीन पे बैठते आ रहे थे, लेकिन अब आपको एक सोफ़ा बनाना है, तो उसके लिए भी आपको ट्रीज़ को काटना पड़ेगा, वहाँ से लकड़ी लेनी पड़ेगी। तो आपने एक तरह से उस नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयट किया। और अब तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, धीरे धीरे आए हैं, तो इसीलिए बिना नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किए हुए आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप कोई ह्यूमन एडवांसमेंट कर सकते हो। जो कुछ पुरानी अर्ली सेटलमेंट थी इंडिया में, वो ज़्यादातर आपको लेक्स के आसपास, रिवर के आसपास, है ना, जो हिली एरिया में जो लेक्स रिवर्स हैं उनके आसपास मिलती हैं, चाहे वो प्लेट्यू हो, डेक्कन वाला एरिया, कहीं भी हो। वो क्यों मिलती हैं? क्योंकि वो आपके लिए वहाँ पर पानी ज़्यादा पास रहेगा। अगर वहाँ पर आप किसी ऐसी जगह पर क्यों बसोगे जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है? चाहे आप आज की बात ले लो, आज भी हर एक इंसान ये सोचता है कि वो ऐसी लोकेलिटी में रहे जहाँ से उसको शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है, सब चीज़ें पास पड़े।
एरियाज वेयर पीपल कुड मेक स्टोन एंड बोन टूल्स टू अर्न अ लिवलीहुड, ठीक है। और ऐसी जगह जिससे कि वो अपने जो स्टोन वगैरह है, जो बोन टूल है, उनको भी अच्छे से बना सके, तो वो आसपास क्या होना चाहिए, थोड़ा वुडन एरिया भी होना चाहिए। ये बात है एशियन टाइम की, आजकल तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस समय ज़रूरत थी, तो इसलिए लोग ऐसी चीज़ों के आसपास भी अपना घर बनाते थे। फिर वो क्या करते थे, उनसे बर्ड्स की, एनिमल्स की हंटिंग करते थे, क्योंकि वही उनका खाना होता था। जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको उगाने के लिए, टिलिंग के लिए यूज़ करते थे, जो खुदाई वगैरह करने के लिए भी तो उनको अपने वेपन्स चाहिए, ठीक है। सीरियल्स उगाते थे, और बहुत सारी जो दूसरी जो ड्वेलिंग साइट्स थी उन पर अपना काम करते थे। तो इसीलिए वो ऐसे सेटलमेंट को ढूंढते थे जहाँ उनको अपने आसपास सारी चीज़ें मिल जाए। Surroundings and settlement. It was almost impossible to found large agricultural settlement in the plain without deforestation and cultivation of the hard alluvial soil. तो ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि आप कोई लार्जर कोई एग्रीकल्चर जो सेटलमेंट है उसको ढूंढ रहे हो गंगा प्लेन के आसपास और बिना डिफॉरेस्टेशन किए हुए। देखिए, जो गंगा का जो एरिया है ना, हम सबको पता है, जो गंगा का पानी है वो उत्तराखंड से गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से आता है। अब उसके आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा उस समय फर्टाइल होता था। फर्टाइल है तो मतलब इजीली वहाँ पर बहुत सारा जंगल भी हुआ करता था। अब यहाँ पर जब लोगों को, जब जैसे ही जो लोहा है उसकी खोज हो गई, लोगों ने उसके वेपन बनाए, तो उनको इससे अच्छा तो एरिया कहीं मिलेगा ही नहीं गंगा के आसपास वाले से, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छी लैंड है वो। तो इसलिए वहाँ पर लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, उस जंगल को काटना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इतना बड़ा ये नहीं है कि गंगा के आसपास बहुत खेती होती है तो वो ऐसे कर दी, नहीं, उसके लिए जंगल काटा गया है, तब वो इतना बड़ा जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट है तब वो हमारे सामने आया गया। और वहाँ पर सॉइल कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। तो याद रखना, गंगा के आसपास कौन सी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे ही जो आयरन है, आयरन प्लग शेयर है, इन सब का इन्वेंशन होता है तो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, उनके लिए ईजी हो जाती हैं पेड़ वेड़ काटना, तो इसीलिए वो जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं। तो जो ये आयरन माइंस हैं, जैसे ही इनकी डिस्कवरी होती है तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होती है आयरन के, जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ना केवल सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाकी देशों में भी। और यही एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेकर आती हैं, क्योंकि अब जंगल कटेंगे और बड़े बड़े शहर यहाँ पर बसेंगे, ठीक है ना, जिन्हें हम आगे चल के महाजनपद वगैरह भी बोलते हैं। द हार्ड एल्यूवियल सॉइल ऑफ मिड गैंगेटिक प्लान, द रेड सॉइल ऑफ विंध्या जोन एंड द ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन। तो ये बताया हुआ है कि गंगा के आसपास आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। और जो विंध्या जो जोन है उसके पास आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, वहाँ पर आपको रेड सॉइल मिलेगी। और जो डेक्कन है वहाँ पर आपको ब्लैक कॉटन सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी। और इस ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी होती है कॉटन को उगाने के लिए। वेस्टर्न इंडिया नीडेड आयरन शेयर फॉर इफेक्टिव प्लगिंग, ठीक है। Today, safeguarding the natural environment is emphasized, and despite deforestation, the dwarf forest continue until the 6th and the 7th century when wild animals were hunted in this area. दुआब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एरिया में दुआब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुआब एक ऐसा एरिया होता है जिसके आसपास से दो नदियाँ, या वो जो एरिया है वो आसपास से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना, जो रिवर वाटर आसपास से उसके जा रहा है, तो वो ऐसा एरिया होता है, तो वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि ना कोई पानी की कमी होती है। और आपको पता ही है, रिवर जो भी प्लेन एरिया बनाती है वो सारा जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि वो उसे पहाड़ों पर से लेकर आती है, तो वो सब चीज़ के लिए बेस्ट होती है अगर आपको कुछ भी उगाना है तो इसलिए वो दुआब वाले जो एरिया होते थे वो एशियन टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। जो इकोलॉजिकल चेंजेस था was completed only in modern time. In any case, human society progressed at the cost of plants and animal, ठीक है। तो पुराने टाइम में जितने भी चेंजेस आते थे तो वो सिर्फ वो एनिमल्स और जो प्लांट्स थे उन पर ही फ़र्क पड़ता था। लेकिन आजकल जो फ़र्क पड़ता है, आजकल ना सिर्फ केवल सिर्फ प्लांट और एनिमल पर बल्कि हमारे क्लाइमेट पे भी फ़र्क पड़ जाता है। हम इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को कि प्लांट और एनिमल का तो साथ में नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उसका जो असर है वो हमारे क्लाइमेट चेंज पर भी पड़ रहा है। Once human beings started growing plants and rearing animals, they multiplied both of them. लोकेशन और साइज़ की बात करें सेटलमेंट की, वर कंडीशन बाय द इन्वायरमेंट फैक्टर। तो देखिए, कोई भी लोकेशन है और वहाँ पर कितनी बड़ी सेटलमेंट है, ये कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो कंडीशन है आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि वहाँ की सॉइल कैसी है। अब कोई ऐसे एरिया पे क्यों रहेगा जहाँ की जो सॉइल है वो ख़राब है, वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, तो वहाँ की सॉइल अच्छी होनी ज़रूरी है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छी होनी ज़रूरी है। विच डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ द साइट। अगर आप भी कहीं घर देखोगे तो आप भी ये सोचोगे कि हाँ, यहाँ पर सब चीज़ें अच्छी होती हो, यहाँ पर आपको पानी मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपने घर तो बहुत अच्छा ले लिया लेकिन यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है, और पानी भी आ रहा है तो वो बहुत ही खारा पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं आ रहा है, कभी बारिश नहीं होती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी साइट को ढूंढने के लिए, चाहे वो पुराने ज़माने की बात हो चाहे आपके ज़माने की बात हो। फेरेबल रेनी जोन्स which river, lakes, forest, hills, minerals
फर्टाइल सॉइल अट्रैक्टेड मैनी सेटलर्स। तो इसलिए पुराने समय में जहाँ पर भी रिवर होती थी, लेक होती थी, फॉरेस्ट होता था, हिली एरिया, मिनरल्स, है ना, जितने भी फर्टाइल सॉइल है, ये सारी जगहें ऐसी होती थी जो किसी भी सेटलर को अपनी तरफ खींचती थी कि आओ और यहाँ कर रहो। दूसरी तरफ जितने भी जो एरिड और जो डेजर्ट एरिया होते थे, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई वाटर रिसोर्स नहीं होती थी, वो जो लोग थे उनको डिस्करेज करती थी कि यहाँ पर सेटल मत हो। आप खुद को ही सोच के देख लीजिए, आपको अगर इन दोनों में से कोई कहेगा कि आपको कहाँ पर रहना है, तो ऑब्वियसली आप भी जो ऊपर जहाँ पर रिवर, लेक्स, फॉरेस्ट है, आप भी वहाँ पर ही रहने की कोशिश करोगे। जहाँ पर सूखा पड़ा है, रेगिस्तान है, पानी नहीं है, वहाँ पर आप भी क्यों जाओगे। जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो फॉर्म्ड एन अट्रैक्टिव इन्वायरमेंटल जोन। तो इसलिए जो गैंगेटिक जो प्लेन्स थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वायरमेंटल जोन थे, क्योंकि हर कोई वहाँ पर रहना चाहता था। न्यूमरस सेटलमेंट वर इस्टेब्लिश देयर, बहुत सारे सेटलमेंट वहाँ पर इस्टेब्लिश होती हैं 5000 BC के आसपास, एंड क्वाइट अ नंबर इन द अर्लियर पीरियड। ठीक है, मैनी टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स हैं वो भी स्टैब्लिश होते हैं। ये द्वाब वाला जो एरिया होता है जो मैंने आपको बताया, मिड गैंगेटिक प्लेन होता है, वहाँ पर बहुत सारे जो द्वाब एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत सारे टाउन वगैरह स्टैब्लिश होते हैं। जो रिवर्स होती हैं साथ में ना केवल सिर्फ पानी देती हैं, बल्कि वो ट्रांसपोर्ट रूट, मतलब आप पानी के रास्ते भी जा सकते हो, जैसे आप रोड रेलवे को यूज़ करते हो, तो ऐसे ही आप पानी के रास्ते भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहीं आना जाना हो तो वो भी कर सकते हो। तो उनका एक खर्चा ये भी बच जाता था। वैन दे फ्लडेड दे वॉश्ड अवे फॉरेस्ट बैंक एंड प्रिवेंटेड द फॉरेस्ट फ्रॉम रीग्रोइंग देयर। ठीक है, एंड मोर दे इरीगेटेड द लैंड दस मेड अवेलेबल टू फार्मर, और इरीगेशन में भी बहुत बड़ी हेल्प करते थे। ओके, और कभी कभी अगर वहाँ पर बाढ़ आ जाती थी तो भाई देखो उससे भी वो बचाते थे। अब उससे देखो होता क्या था, अब गंगा प्लेन है, उसके आसपास बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, तो देखो जब बाढ़ आती है, अगर उसके आसपास कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर तो वो तबाही मचा देगी। लेकिन अगर रिवर के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ है, अच्छा खासा फॉरेस्ट है, तो वो उसे क्या करता है, उस पानी को वो ज़्यादा आने नहीं देता है आगे, वो उसको रोक लेता है। ठीक है, जगह जगह वो खड़े रहते हैं, पेड़ रहते हैं, तो वो उसको पूरी तरह से नहीं आने देता है। खुले मैदान में पानी का जो बहाव होता है वो बहुत ही आगे तक बढ़ जाता है, लेकिन जंगल वाले एरिया में नहीं होता है। तो पुराने समय में जंगल भले ही काटे गए थे शहर बसाने के लिए, लेकिन जंगल को इतना भी नहीं काटा गया था कि जंगल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ओके, आगे देखते हैं। चेंजेस इन रिवर कोर्स अफेक्टेड द फॉर्च्यून ऑफ सेटलमेंट अराउंड 2500 BC। और कभी कभी जब ये रिवर कोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ होता था, जो पानी का बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ होता था, तो ये कभी कभी जो सेटलमेंट्स होती थी, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते थे, उनको इफेक्ट भी करता था। ऐसी बात नहीं है कि वो हमेशा उनको, वो जो जंगल है वो उनको रोक लिया करते थे। द सरस्वती with the Ghagra and Hakra was joined by the Yamuna and the Satluj, and the three together contributed to the growth of the हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा कल्चर हम सबको पता है सबसे ज़्यादा ये हम कहेंगे सिविलाइजेशन मतलब थी ये, और सबसे पुराने समय में यही थी, और सबसे ज़्यादा जो अच्छी मानी जाती है अर्बनाइज्ड। ठीक है ना, एक अर्बनाइज्ड फॉर्म में थी, रूरल फॉर्म में नहीं थी ये। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनका रहना सहना सारा विलेज वाला था, लेकिन ये जो हड़प्पा कल्चर था ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। तो यहाँ से ये तीनों जो मैंने आपको रिवर के जो नाम बताए, ये तीनों ही जो हड़प्पा कल्चर है, जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसको सपोर्ट करती थी। इन 1700 BC सतलज एंड पॉसिबली द यमुना, ठीक है, मूव ईस्टवर्ड एडवर्सली अफेक्टिंग द पोस्ट अर्बन हड़प्पा सेटलमेंट। ओके, द रिवर जंक्शन सर्व्ड एज अ साइट फॉर द अर्ली सेटलमेंट। तो किसी भी रिवर का होना मतलब आसपास सेटलमेंट का होना, तो ये बहुत बड़ा सिंबल था एक तरह से कि अगर यहाँ पर कोई रिवर है तो ज़रूर इसके आसपास कोई गांव बसा हुआ होगा। पुराने ज़माने में इससे एक अंदाज़ा लगा लिया जाया करता था। जंक्शन इफेक्टिवली क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड हेल्प ह्यूमन हैबिटेशन। तो यहाँ का जो आसपास का जो थोड़ा जंगल होता था उसको क्लियर करके, और यहाँ पर जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो उसको सेटलमेंट मतलब उसको सेटल करने में हेल्प हो जाती थी, मतलब रिवर की वजह से। दिस कैन बी सेड ऑफ द पाटलिपुत्रा द फर्स्ट ग्रेट सिटी ऑफ इंडिया। हम सबको पता है जो पाटलिपुत्र थी वो पहली ग्रेट सिटी थी इंडिया की। पाटलिपुत्र, आप कमेंट करके बताएंगे पाटलिपुत्र कहाँ पर है। दिस प्लेस ले ऑन द जंक्शन ऑफ गंगा एंड द सोन। मैं ही बता देती हूँ, जो आपकी पाटलिपुत्र है वो आपकी बिहार में है, और ये किस दो रिवर के जंक्शन पर है, गंगा और सोन रिवर। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों मिलती है वहीं पर ये आपकी पाटलिपुत्र है, और क्या है ये फर्स्ट ग्रेट सिटी ऑफ इंडिया है। गंडक एंड द घाघरा टू जॉइन द गंगा ऑन द नॉर्थ एंड पुनपुन जॉइंट इट टू द साउथ। अब जो मैंने आपको बताई इस टाउन, जो ये टाउन है इससे ज़्यादा दूर नहीं थी, जो गंडक और जो घाघरा थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी। जो गंडक और जो घाघरा जो रिवर है वो भी आगे चल के आपकी गंगा को ही ज्वाइन करती हैं, और साउथ में से कौन सी रिवर ज्वाइन करती है, पुनपुन रिवर ज्वाइन करती है। ओके, अब जो ये प्रेजेंस है रिवर की तीनों साइड है ये पाटलिपुत्रा की, तो इसलिए जो पाटलिपुत्र था वो बड़ी ही ग्रेट सिटी मानी गई और काफ़ी रिच सिटी भी थी। एक टाइम पे जो इंपॉर्टेंस अभी दिल्ली की है वो पाटलिपुत्र की हुआ करती थी, क्योंकि आसपास अच्छा खासा जंगल भी था, तो वुड की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिवर थी तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है, इरीगेशन बहुत अच्छा, और किसी भी तरह कोई ट्रेड करना है तो आप ट्रांसपोर्ट जो हम कह सकते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट है आप उसका यूज़ कर सकते हो इजीली, वहाँ पर भी आपका खर्चा बचेगा।
हेल्प इट बिकम द फर्स्ट ग्रेट स्टेट कैपिटल, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेट स्टेट कैपिटल भी यही थी। पाटलिपुत्र वॉज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ गंगा एंड द सोन, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, गंगा और जो सोन है उसके जंक्शन पर थी। लेटर द सोन shifted westward in the prehistoric time and Chiran became important because it was located on the junction of Ganga and Ghaggar। उसके बाद देखिए एक टाइम ऐसा भी आता है कि जो चिरांद होता है वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो किसके जंक्शन पे था? गंगा और जो घाघर रिवर थी उसके। तो आप कोई भी शहर को ले लो, अगर वो इंपॉर्टेंट था तो वो इस वजह से था कि क्योंकि वो रिवर के आसपास था। अगर उसके आसपास इंपॉर्टेंट रिवर्स है तो वो जगह अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती थी। दिस इज इंडिकेटेड बाय द एक्सकेवेशन ऑफ द नियोलिथिक टूल्स इन चिरान, ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स वगैरह मिले हैं हमें चिरान से नियोलिथिक साइड में। यहाँ पर लोगों को जो एग्रीकल्चर है उसकी भी नॉलेज हो गई थी, नए नए टूल्स बनाने की भी नॉलेज हो गई थी। और कुछ उनके टूल्स ऐसे हैं जो बोन्स वगैरह से मिले हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने पहले डियर को हंट करा और फिर डियर के जो बोन्स वगैरह हैं उनको यूज़ करके वो जो वेपन्स हैं वो बनाए। Although rivers were preferred site for the settlement, people also settled near lakes and टैंक। जैसे मैंने बताया हमेशा लोग कहाँ रहते थे? जहाँ पानी मिल जाए आराम से। तो बहुत सारी साइट है, जैसे कि ईस्टर्न यूपी हो गया, नॉर्दर्न बिहार हो गया। द प्रैक्टिस ऑफ सेटलिंग नियर वाटर रिजर्व कंटिन्यू टू दिस डे। और ये केवल पुराने समय में बल्कि ये आज भी होता है, जहाँ पर पानी की सुख सुविधा अच्छी है वहाँ पर ही हम रहने की कोशिश करते हैं। रेन और ह्यूमन एफर्ट्स को देख लेते हैं। आजकल तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पुराने टाइम में प्रॉब्लम हो जाती थी। अगर बारिश होती थी लोगों के काम रुक जाते थे। यहाँ पर देखते हैं जो हड़प्पा कल्चर था वो आपका थोड़ा एराइड और सेमी डेजर्ट जो जोन था उस तरफ शिफ्ट था। तो यहाँ पर जो बारिश वगैरह थी उसका होना बहुत ज़रूरी था। साइंटिस्ट बताते हैं कि एडिक्वेट रेनफॉल फिर भी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें हो जाती थी। वंस द रेनफॉल रिवर्टेड टू इट्स यूजुअल लेवल, दिस एडवर्सली इफेक्टेड द हड़प्पा सेटलमेंट। और अगर कभी नहीं होती थी तो ये चीज़ हड़प्पा सेटलमेंट के जो लोग थे उनको बैडली इफेक्ट भी करती थी। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनाम गाँव आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, suggested the onset of extremely arid phase 1000 BC that forced the farmer to desert their home and take to pastoralism। कहते हैं कि यहाँ पर 1000 BC के आसपास एक टाइम ऐसा आ गया था कि कोई बारिश नहीं हुई थी और जो फार्मर्स थे उनके जो घर का जो आसपास का जो एरिया था वो बिल्कुल डेजर्ट जैसा हो गया था और यहाँ इनको फिर क्या स्टेप लेना पड़ा? इस जगह को छोड़ना पड़ा, ठीक है। रेनफॉल हमेशा सोसाइटी की मदद करती है, चाहे अब एग्रीकल्चर हो या किसी भी तरह की सेटलमेंट हो। लेकिन जो हैवी रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल मानसून के टाइम पे, तो ये उस समय लोगों के जो काम थे उनको रोक भी दिया करती थी। गौतम बुद्ध के समय पे जब गौतम बुद्ध थे वो हमेशा अपने मिशन के लिए, अपने टीचिंग्स को सिखाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। लेकिन जैसे ही जो रेनी सीजन है वो स्टार्ट होता था तो 4 महीने के लिए उनको भी एक ही जगह रुकना पड़ता था, जैसे कभी राजगिरा में, वैशाली में, श्रावस्ती में। क्यों? क्योंकि वो इंतज़ार करते थे बारिश के रुकने का, क्योंकि बारिश में वो नहीं जा सकते थे। 26 रेनी सीजन उन्होंने अपनी श्रावस्ती में बिताई हैं, क्योंकि उस समय जो बारिश भी बहुत तेज़ होती थी और ट्रैवल करना ये तो है नहीं कोई कार में बैठ कर चले गए, वो लोग अपनी पैदल यात्रा करते थे। दिस आइडिया स्टिल इन्फ्लुएंस सम पीपल एंड नो मैरिजेस आर परफॉर्म इन द रेनी सीजन। और इसीलिए जो लोग थे उन पर इसको उनको पता था कि रेनी सीजन में कोई भी काम करना बेकार है, कुछ करेंगे तो बिगड़ भी सकता है, तो इस तरह की कोई शादी वगैरह भी नहीं होती थी। लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ ही लोगों को होती है प्रॉब्लम, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, बाकी वरना नहीं होती है, क्योंकि हम सबको पता है आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सम अदर नेचुरल हजार्ड एज फार मोर कैटास्ट्रॉफिक दैन हैवी रेनफॉल, दे इंक्लूड फ्लड, हरिकेन्स, अर्थक्वेक। वी हियर ऑफ फेमाइन लीडिंग टू अ माइग्रेशन ऑफ सम जेन्स, ठीक है। कभी कभार जो फ्लड्स होती हैं, हरिकेन्स होते हैं, अर्थक्वेक, वो भी आ जाया करते थे। और ये सब चीज़ें आपकी ये जो नेचुरल हजार्ड है उन्हीं में आती है। नेचुरल हजार्ड को अगर पूछता है तो क्या होते हैं नेचुरल हजार्ड? देखो, जो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए जिसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए, किसी तरह की कोई फ्लड आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें से आप क्या आइडिया लगा सकते हो? क्योंकि किसी तरह कोई नुकसान नहीं होगा। अर्थक्वेक के आने से किसी का कोई फ़ायदा तो हो नहीं सकता है, बहुत तेज़ बारिश से किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। और कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कहीं फेमाइन आ गया है ना, जो भुखमरी आ गई, ठीक है, वहाँ पर खाने की कमी हो गई। तो इस वजह से एक समय पे ये भी होता था कि कुछ जेन्स वगैरह हैं जो प्री मॉडर्न टाइम्स में, उन्होंने मगध को छोड़ दिया था और साउथ इंडिया चले गए थे, क्योंकि मगध में एक बार ऐसी कंडीशन आ गई थी, ये भी एक ग्रेट सिटी थी उस समय की जब मौर्य का टाइम चल रहा था, कि यहाँ पर फेमाइन पड़ गया था बहुत बड़ा। तो इसीलिए कुछ जो जैन थे वो साउथ इंडिया चले गए थे डिस्कवर करने के लिए कुछ और चीज़ें, कुछ सोर्सेज वगैरह जो उन्हें इस नेचुरल हजार्ड से बचा सकें, ठीक है, जो भी इनके लिए मुश्किल की घड़ी आई थी इससे वो उनको बचा सके। एशियन एटीट्यूड टुवर्ड द इन्वायरमेंट्स, अब देखते हैं। एशियन इंडिया में जो रिवर्स थी, मैंने आपको बताया, उनको बिल्कुल पूजा जाता था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या है? उनके लिए रिवर्स ही तो है। जो ऋग्वेद थे उसके अंदर हमें जो श्रावस्ती हैं उनको, सॉरी श्रावस्ती नहीं, जो सरस्वती जी हैं उनको बताया है कि वो देवी हैं। पोस्ट वैदिक टाइम में जो गंगा है उसको बताया गया है कि वो मदर गॉडेस है। और जो ये ट्रेडिशन है ये अब तक भी चलता हुआ आ रहा है, जैसे कि हम जानते ही हैं कि हम अभी जो रिवर्स हैं उनको बहुत मानते हैं।
अर्थ वाटर सस्टेन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, हमारी अर्थ और वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें सस्टेन करना है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. दे केम टू बी कंसिडर्ड मदर्स दो देयर इज नथिंग टू शो दैट प्लेन्स वर डिवाइस टू प्रोटेक्ट आइदर ऑफ दैम. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको ही पता है. बहुत सारे ट्रीज़ को देख और जो प्लांट है जिसमें हमारा नीम आता है, पीपल आता है, वट आता है, शमी आता है, तुलसी आता है, तो ये सभी वो है जिनकी हम पूजा करते हैं. दिस इज ऑल्सो द केस विद हर्ब्स इंक्लूडिंग ग्रास. ऑल दिज आर वैल्यूड बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. कुछ ग्रास ऐसी होती है जिनकी अपनी खुद की कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से जो बीमारियां हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं, जो जड़ी बूटियों का काम करती हैं. उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और हमेशा उनको कोशिश की जाती है कि उनको एक बड़े ही लेवल पे उनको प्रोटेक्ट किया जाए. ठीक है, अब चाहे वो पेड़ छोटा है चाहे बड़ा है, ठीक है, उनको पुराने समय में भी और आज भी कोशिश की जाती है कि उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए. At the conclusion of large sacrifice, even ordinary rituals, priest and the common worshipper wish prosperity to forest trees and plants in general. हमने अभी भी देखा है जब हम किसी भी तरह कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं, कोई पंडित जी होते हैं या कोई भी पूजा करा रहा है, वहाँ पर हमेशा एक पौधा ज़रूर रखा जाता है. वो जो उसकी वर्शिप वो इसलिए करते हैं, उस प्लांट से या उस फॉरेस्ट से वो इस तरह की दुआ मांगते हैं कि हमेशा पीस और जो प्रॉस्पेरिटी है उसको बनाए रखें. मोर इम्पॉर्टेंटली मैनी एशियन टेक्स्ट कंडेम द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स. बहुत सारे एशियन टेक्स्ट हमें ऐसे मिलते हैं जो कि एनिमल्स की स्लॉटिंग को कंडेम करते हैं, उनकी निंदा करते हैं कि हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए. गौतम बुद्धा भी उन्हीं में से एक इंसान थे जिन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो काऊ है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो गाय हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. उनका जो पाली कैनोनिकल टेस्ट है, ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो काऊ है उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. ही स्ट्रेस द वर्च्यू ऑफ रेयरिंग काउ बिकॉज इन द व्यू कैटल हेल्प टू ग्रो प्लांट्स एंड प्रोवाइड पीपल विद फूड, फर्टिलिटी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस. उन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट हैं, जो एनिमल्स हैं, खासकर जो कैटल्स है, वो हेल्प करती है प्लांट्स को ग्रो करने में. ठीक है, हमें वो फूड देने में मदद करती हैं, खुश रखती हैं, उनकी हेल्थ है वो सब कुछ मैटर करती है. क्योंकि जब हम, आप खुद सोचिए, जो काउ है उसका जो दूध होता है वो इंसान के लिए कितना अच्छा होता है. तो कहीं ना कहीं जब हम स्वस्थ हैं तभी तो खुश हैं. हिज इंजक्शन डैट पीपल शुड नॉट किल काउ, तो इसलिए हमें जो गाय है उसको नहीं मारना चाहिए. क्रिश्चियन सेंचुरीज में क्या होता है, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट होते हैं, लैंड रिलीजियस कलर टू द बुद्धिस्ट टीचिंग स्पीकिंग ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंस इन द नेक्स्ट वर्ड फॉर दोज हु किल्ड काउ. तो जो कुछ और जो बुद्ध, जो क्रिश्चियन सेंचुरीज है, ये जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, उसमें जो बुद्ध की जो टीचिंग है उन्हीं को बताया है कि उन्होंने भी यही चीज़ कही है कि हमें जो काउ है उनको नहीं मारना चाहिए. और ये कहा गया है कि अगर आप मारते भी हैं तो आपको इसका भुगतान अगले जन्म तक में भी करना पड़ जाएगा. हो सकता है कि आप इस जन्म में मारो और पनिशमेंट आपको अगले जन्म तक भी भोगनी पड़े. ठीक है, उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जो एलिफेंट्स है उनकी भी वर्शिप की जाती है. A background of ecology environment may help the study of ancient India, may be especially used in the study of our prehistory. However, human society cannot advance by halting man's struggle against nature. तो इसलिए ह्यूमन सोसाइटी कभी भी अपने एडवांसमेंट तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि जो मैन है उसका स्ट्रगल नहीं चलेगा. और किसके खिलाफ नहीं चलेगा, नेचर के खिलाफ. क्योंकि अगर आपको एडवांसमेंट चाहिए सोसाइटी में तो आपको नेचर के खिलाफ जाना ही पड़ेगा. नेचर से को नुकसान थोड़ा बहुत आपको पहुंचाना ही पड़ेगा, लेकिन वो नुकसान ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी उसकी आप भरपाई भी कर पाएँ. ये नहीं है कि आपने इतने जंगल काट दिए कि वहाँ पर बाढ़ भी आराम से आ रही है, बारिश नहीं हो रही है, इतना भी बुरा हाल नहीं करना है. इन एशियन टाइम दिस स्ट्रगल वॉज प्रिंसिपली डायरेक्टेड अगेंस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो पुराने समय में ये चीज़ें होती थी, लेकिन ये स्ट्रगल सिर्फ खाली किसके अगेंस्ट था, प्लांट्स के और एनिमल के. लेकिन जो अभी हम चीज़ें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसका असर हमें क्लाइमेट चेंज तक भी देखने के लिए मिल रहा है. तो इसलिए दीज वर ब्रॉट अंडर कंट्रोल, एफर्ट्स वर मेड टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दैम. तो इसलिए आप जो भी किसी भी तरह के कोई काम कर रहे हो वो आपकी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होना चाहिए. आपके जो एफर्ट्स हैं, अगर आप प्लांट्स को या एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हो या आप उनको कम कर रहे हो, तो आपका दूसरा स्टेप ये भी होना चाहिए कि आप उनके पालन पोषण पर ध्यान दो. अगर एक ट्री काट रहे हो तो आप उसकी जगह 10 ट्री और भी लगाओ, जिससे कि वो जो बैलेंस है वो बना रहे. Deal primarily with the interaction between humans in terms of peace and place. It cannot be correctly constructed unless historians bear in mind the ongoing interaction between human and efforts on the one hand, the functioning of natural forces on the other. Okay, तो ये हमारा चैप्टर था पूरा का पूरा, जो मैंने आपको समझा दिया है कि हिस्ट्री से हमें डील करना इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि हमें बताता है कि ह्यूमंस का उस समय का, प्लेस का क्या कनेक्शन रहता है. जैसे कि मैं आपको पूरा चैप्टर बता दिया कि जो ह्यूमन है वो हमेशा उसी प्लेस को चूज़ करेगा जहाँ पर उसको सब चीज़ें अवेलेबल है, और कब तक अवेलेबल है वो जब तक ही रहेगा, वरना उसके बाद वो उन चीज़ों को छोड़ देगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर है, ये क्रोनोलॉजी है जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि टाइम के अकॉर्डिंग सब में कब कब चेंज आए. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.